नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी की 3 क्लास पढ़ चुके हैं, अब हम लोग हिस्ट्री की 3 क्लासेस करेंगे। इसी तरह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को कवर करते रहेंगे। तो देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद है इतिहास को आसान बनाना। आसान कैसे बनाया जा सकता है कि हम उसके बेसिक्स को पहले समझें। अगर हम बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फिर इतिहास हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन किया इतिहास किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों के मन में ख्याल आया होगा बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट आपको ऐड कर देना है, क्या? बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन। बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, बीती हुई घटनाएं और उसका क्रम से अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। यहां पर हम बात करते हैं इतिहास को हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। जैसे कि पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो इन 3 कालों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिएगा, लिखित विवरण नहीं, ये मैंने लिखा लिखित विवरण नहीं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी उसका लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है। इट मींस प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है। उसकी पहचान अगर हमें किसी चीज से होती है तो किससे होती है? पाषाण उपकरणों से, जो उस समय के उपकरण बनाए गए थे, मिट्टी के बर्तनों से, खिलौनों से और आदि बहुत सारी चीजें मिले जिनसे हमें प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। ठीक है, उसका कोई लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। उसके बाद करते हैं आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल में क्या होता है? यहाँ पर लेखन कला का तो प्रचलन हुआ, लेखन कला का प्रचलन हुआ, लेकिन उस लेख को कोई पढ़ नहीं सका इन द सेंस ऑफ कि बात करूं तो उस समय चित्रात्मक शैली थी। चित्रात्मक शैली थी, लोग चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते थे और उनकी कुछ भाषाएं भी थी जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हड़प्पा सभ्यता इसी आधैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका हमें लिखित विवरण मिलता है। क्या मिलता है? लिखित विवरण मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। अब अगर हम बात करें हमारे इतिहास के स्रोत क्या हैं, किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर स्रोत को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक है पुरातत्व, जिसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा है साहित्य। ठीक है, तो पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व के अंतर्गत जैसे बहुत सारे हमें प्राचीन अभिलेख मिले, उसके आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। भवन एवं स्मारक, जो पुराने भवन मिले, जैसे लाल किला, पुरानी मस्जिदें मिलती हैं, पुराने किले मिलते हैं, तथा कुछ स्मारक ऐसे बने हैं जो पहले प्राचीन समय में बनवाए गए, उसके आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करते हैं। सिक्के एवं मोहरे, ऐसे सिक्के जिसपे राजा रानी प्रकार के सिक्के, ऐसे आप लोगों ने इतिहास में बहुत से सुने होंगे। पुराने सिक्के, बहुत लोग आज भी आप जाइए म्यूजियम में तो आपको पुराने सिक्के देखने को मिलते हैं। तो क्या है, उससे हम इतिहास का निर्धारण करते हैं। और है चित्रकला के माध्यम से भी हमें इतिहास बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि पहले क्या होता था, चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते थे। उससे क्या है, उन चित्रों को देखकर हम अपने इतिहास का पता लगाते हैं। दूसरा है साहित्य। तो साहित्य भी 2 प्रकार के हैं, एक है हमारा भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में एक तो है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं और बहुत सारे क्या आते हैं, धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिसके बारे में हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो बिल्कुल बेसिक है। अगर आप नोट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहीं से हिस्ट्री स्टार्ट करिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये हमने आपको बताया है बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के बारे में ही अन्य चीजें जानते हैं। ठीक है, इतिहास की बात करें तो हम इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास।
ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास से कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 मिनट में या 5 मिनट में समझते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास कहां से शुरू होता है और कहां तक खत्म होता है, क्या क्या हमें उसके अंतर्गत पढ़ना होता है। ठीक है, तो जब बात की जाती है आधुनिक भारत, इट मींस भारत में आधुनिकता का प्रवेश। अब आधुनिकता कैसे आएगी? जब मशीनरी लगेगी, बहुत सारी कंपनीज आएंगी और कारखाने बनेंगे, व्यापार तेजी से बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो क्या होगा? हमारे भारत में आधुनिकीकरण होगा। अब आधुनिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो आधुनिकीकरण क्या होता है? जब कोई बाहर से आता है और हमारे वहां कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? विदेशी कंपनियों का आगमन प्रारंभ होता है। ठीक है, हमारे भारत में क्या होता है? विदेशी कंपनियों का आगमन प्रारंभ होता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो प्राचीन समय से हमारे भारत को क्या सोने की चिड़िया बोला जाता था। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आए तो वहां पे हमारे भारत को काफी ज्यादा लूटा गया। उसके बाद भी बात करें तो हमारे भारत में अपार संपदा मिलती है, जैसे मसालों की और भी बहुत सारी अपार संपदाएं मिलती हैं। तो विदेशी कंपनियों का हमारे भारत में आगमन होता है। किस पर्पस से होता है आगमन? हमारे भारत में आगमन होता है व्यापार के लिए। इसलिए व्यापार के लिए आगमन होता है कि हम भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाएंगे। आते हैं विदेशी व्यापार के पर्पस से और आगमन के बाद वो क्या करते हैं? धीमे धीमे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगते हैं। अब जिसका व्यापार ज्यादा होगा, जो ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्या उसका वर्चस्व भी बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने अपना क्या किया? धीमे धीमे वर्चस्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जब उनका वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा था तो धीमे धीमे उन्होंने और विस्तार किया। जो देशी रियासतें थी हमारे भारत की जो देशी रियासतें थी उनको अपने नियंत्रण में लेने लगे। जैसे आए, किसी राजा से कांटेक्ट किया और उनकी जमीन या उनकी रियासत को क्या किराए पे ले लिया और धीमे धीमे उस पर कब्जा कर लिया। तो क्या किया? देशी रियासतों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद जबरदस्ती हमारे भारतीय लोगों का क्या होने लगा? शोषण होने लगा। शोषण कैसे होने लगा? रियासत पर कब्जा ऑलरेडी हो गया। शोषण कैसे हुआ कि जबरदस्ती उनसे खेती कराई जाने लगी। जैसे नील की खेती आपने सुना होगा, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला जाने लगा। उनको शोषण बहुत तेजी से किया जाने लगा। बहुत प्रकार से उनका शोषण किया गया और हमारी भारतीय परंपराओं में भी उनका इंटरफेयर चालू हो गया। जब तेजी से शोषण बढ़ता चला गया, भारतीयों के सहन के बर्दाश्त के बाहर हुआ, तब भारतीयों ने क्या किया? जवाब दिया। और जब जवाब किस रूप में दिया कि जब उनकी इतनी सारी नीतियां थी, उनका रियासतों पर नियंत्रण हुआ, शोषण हुआ, लगातार टैक्स बढ़ाए गए, तो उसका क्या हुआ? विद्रोह हुआ। भारतीयों द्वारा, बहुत सारे महानुभावों द्वारा विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, क्रांतियां हुई, जैसे 1857 की क्रांति, संग्राम हुआ। और इन सब के बाद संग्राम, विद्रोह, आंदोलन सब कुछ चलता रहा भारतीय और विदेशियों के मध्य। और फाइनली जाके 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो हमें आधुनिक भारत के इतिहास में विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रारंभ कर और जब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, जब विदेशी कंपनियों के आगमन की हमने बात की, तो विदेशी कंपनियों के आगमन के अंतर्गत सबसे पहले अगर हमारे भारत में कोई आता है तो कौन आता है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें मैंने आपको एक वर्ल्ड का मैप बनाया है। इस वर्ल्ड के मैप में मैंने आपको सभी महाद्वीप दिखाए हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है, उसके बगल में यूरोप महाद्वीप, नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों को मैंने शो किया। तो यहाँ पर जब विदेशी कंपनियों का आगमन होता है तो हमारे भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी का आगमन होता है? तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो प्राचीन काल में यूरोप और भारत का जो व्यापार स्टार्ट हुआ था वो यूनानियों के साथ प्रारंभ हुआ था। यूरोप का देश यूनान के साथ हमारे भारत का व्यापार प्राचीन समय से ही चल रहा था। ये व्यापार चल रहा था। धीमे धीमे आगे हम बात करें तो 1453 की बात आती है। यूरोप का एक पूर्वी देश था कस्तूनिया, जिस पर क्या किया? तुर्क ने कब्जा कर लिया। अब जो ये व्यापार हो रहा था यूरोप और भारत के मध्य,
ये किस माध्यम से हो रहा था? ये हो रहा था स्थलीय मार्ग के माध्यम से। स्थलीय मार्ग के माध्यम से इसमें जाने का रास्ता क्या था? वो पश्तूनिया होकर था। अब तुर्की ने क्या किया? तुर्कों ने क्या किया? कस्तूनिया पर आक्रमण कर उसे अपना रस बना लिया। अब कस्तूनिया पर अधिकार किसका हो गया? तुर्कों का हो गया। अब तुर्कों ने यहाँ पर यूरोप का व्यापार भारत के साथ बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने इस मार्ग से जाने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर यूरोप वासियों को आवश्यकता थी भारत के साथ, या हम कहें पूर्वी देशों के साथ व्यापार कैसे किया जाए। अब वो ऐसा मार्ग चाहते थे जिससे क्या हो कि कम रिस्क हो, कम रिस्क हो। इट मींस अगर वो स्थलीय मार्ग से जाएंगे तो तुर्कों से उन्हें खतरा था, तो वो एक ऐसे मार्ग से जाना चाहते हैं जहां उनको कम रिस्क हो और आसानी से वो भारत के साथ अपना व्यापार सुदृढ़ कर सके। ऐसी समस्याओं को देखते हुए फिर अगर हम बात करें उस समय यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन दो ऐसे देश थे जो खोज के लिए काफी पॉपुलर हो चुके थे। खोज के लिए पॉपुलर हो चुके थे। 15वीं सदी की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पुर्तगाल और स्पेन खोज काफी करने में एक्सपर्ट हो चुके थे। तो इन खोजों का सिलसिला प्रारंभ होता है। उस समय वहां का राजा था प्रिंस हेनरी जिसे बोला था द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उसकी देखरेख में खोजों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उस समय की बात करें तो 15वीं शताब्दी में क्या हो चुका था? नौका विहार और जहाजरानी भी स्टार्ट हो चुकी थी। इट मींस कि जहाज इधर उधर बन चुके थे और नौका परिवहन भी प्रारंभ हो गया था। ये सब प्रारंभ हो चुका था। उसके अलावा एक यंत्र भी उस समय लॉन्च हो चुका था। उस यंत्र का नाम था क्या? बताइए। दिशा सूचक यंत्र। क्या था? दिशा सूचक यंत्र था कुतुबनुमा, जिसका नाम था कुतुबनुमा उसका नाम था। उर्दू का नाम है जिसका अर्थ है दिशा सूचक यंत्र, जिसके माध्यम से कंपास की तरीके से होता है, जिसमें वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले एक यात्री जिसका नाम है बार्थोलोमो डियास, पुर्तगाल का रहने यात्री बार्थोलोमो डियास यहां से निकलता है। बार्थोलोमो डियास यहां से निकलता है और 1487 में बार्थोलोमो डियास यहां से निकलता है और कहां पहुंचता है? उत्तमाशा अंतरीप, जिसे तूफानी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? उत्तमाशा अंतरीप। यहाँ से बहुत भारी मात्रा में लोग व्यापार करते थे, जहाजों से आते थे, रुकते थे, फिर आगे जाते थे, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा गया और जिसे वर्तमान समय में केप टाउन भी कहा जाता है। तो यहाँ से नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? मैंने पॉइंट लिख रखा है कि किसके द्वारा की गई? बार्थोलोमो डियास ने 1487 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। अब उत्तमाशा अंतरीप की खोज हो चुकी थी, लेकिन इसके आगे बार्थोलोमो डियास नहीं जा पाया और वो पुनः पुर्तगाल को वापस चला गया। इसी सीक्वेंस में एक स्पेन का निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। स्पेन का निवासी था कोलंबस। वो भारत की खोज में निकलता है और वो स्पेन से भारत की खोज में निकलता है, और मैं तो कहूंगा कि वो गलती से कहां पहुंच जाता है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? उत्तरी अमेरिका। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया टुवर्ड ज्योग्राफी में, मैंने क्या पढ़ा, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा? एशिया महाद्वीप और ये उत्तरी अमेरिका एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। तो क्या होगा? कोलंबस यहां से एक चक्कर काटता हुआ सीधे कहां पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। तो क्या कहा गया? तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। अब इसी सीक्वेंस में एक और पुर्तगाल का निवासी जिसका नाम है वास्को डी गामा निकलता है भारत की खोज करने। आपने क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, क्वेश्चन मिलता है भारत की खोज किसने की? तो आंसर क्या आता है? वास्को डी गामा। देखिए बात को समझिएगा, ये लिखना तो अच्छा लगता है, कहना अच्छा लगता है, लेकिन भारत पहले से ही अपने अस्तित्व में था, इसलिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ना कि भारत की खोज की थी। ठीक है, तो यहां से वास्को डी गामा निकलता है पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए, और इस समुद्र के रास्ते होते होते कहां पहुंच जाता है? उत्तमाशा अंतरीप। क्योंकि उत्तमाशा अंतरीप की ऑलरेडी खोज कौन कर चुका था? बार्थोलोमो डियास ने 1487 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज कर रखी थी। वास्को डी गामा यहां पहुंच जाता है और यहां पहुंचने के बाद
अब उसे आगे का रास्ता पता नहीं होता है। तो यहां पर उसे एक पर्सन मिलता है, उसे एक यहां पर पर्सन मिलता है, उस पर्सन का नाम होता है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो कि गुजरात का रहने वाला होता है, गुजराती पथ प्रदर्शक, वो वास्को डी गामा को आगे जाने का रास्ता बताता है। ठीक है, आगे जाने का रास्ता बताता है। कौन बताता है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक शख्स वास्को डी गामा को भारत जाने का रास्ता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पहुंचा? उत्तमाशांत द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, वर्तमान समय में हम उसे केप टाउन भी कहते हैं। अब वास्को डी गामा यहां से आगे बढ़ता है और ऐसे अफ्रीका के बगल से होते होते और सीधे वो पहुंच कहां जाता है? भारत। और भारत के किस तट पे पहुंचता है? भारत के केरल में पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पे एक स्थान है जिसे बोलते हैं कपुआड़ा। कपुआड़ा नामक स्थान पे पहुंचता है। जहां पर पहुंचता है, जब वो इस तट पर पहुंचा, केरल के तट पे पहुंचता है, तो वहां के लोग बड़े अचरज में हो जाते हैं, बड़े वैमनस्य दृष्टि से उसे देखने लगते हैं कि ये कौन विदेशी आ गया है। और वास्को डी गामा वहां घबरा जाता है। तो एनी हाउ पूछा जाए तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचता है? तो 1498 में। डेट क्या है? 17 मई। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचता है। वहां के एक हिंदू राजा है जिनका नाम है जमोरिन। बहुत जगह लिखा है कि पूर्वजों से प्राप्त है उनका नाम जमोरिन, और बहुत जगह कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा आए तो उन्होंने उस राजा का जो प्रोनाउंसिएट किया, नाम लिया, उनके मुंह से जमोरिन निकला, इसलिए उसका नाम जमोरिन हम लोग पढ़ते हैं। तो जमोरिन आते हैं और जमोरिन जब उसको देखते हैं वास्को डी गामा को, तो उसका भव्य स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं तो बड़ा अचरज में हो जाता है वास्को डी गामा कि मैं इतनी दूर से इतनी समुद्री यात्रा के साथ आया हूं और कोई भारतीय मेरा इतना अच्छे से सम्मान कैसे कर सकता है। वो थोड़ा अंदर से घबराहट भी उसके अंदर थी, लेकिन फिर क्या होता है कि जो जमोरिन राजा है उसे ले जाता है काली देवी के मंदिर, काली माँ के मंदिर ले जाता है। और काली माँ के मंदिर में जब वास्को डी गामा जाता है और उस काली माँ की प्रतिमा को देखता है तो उसे लगता है कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की ये माता जी हैं, और उसे क्या होता है? जमोरिन पर ट्रस्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक कथा है, इसे आप सच नहीं मानेगा, क्योंकि इतिहास बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए वे में बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि 100% सत्य हो। तो उसे ट्रस्ट हो जाता है और जमोरिन के साथ वास्को डी गामा की बातचीत होती है और वास्को डी गामा को जमोरिन व्यापार के लिए एग्री हो जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि आखिर पुर्तगाल और स्पेन या फिर यूरोपवासी भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार किस चीज का करना चाहते थे? तो मेन पर्पस था मसालों का व्यापार। अब मसालों का ही व्यापार क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतनी फसल नहीं होती थी, यहाँ पर जाड़े के समय में दिक्कत होती थी, तो लोग जो है मांस को ही खाते थे। अब मांस जाड़े में खाते थे तो मांस में मसालों की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे काली मिर्च आदि की मिर्च, काली मिर्च, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, वही मसालों में डाल के मांस में डाल के खाते थे। तो मेन उनका पर्पस था मसालों का व्यापार पूर्वी देशों के साथ। और पूर्वी देशों में भारत, इंडोनेशिया, ये सब क्या थे? मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। तो यहाँ जमोरिन क्या करता है? व्यापार की बातें करता है और उन्हें ढेर सारा मसाला देता है व्यापार के लिए। और वास्को डी गामा पुनः वहां से लौटकर आता है पुर्तगाल और वहां पे यूरोप में क्या करता है? उस मसाले का व्यापार करता है, उसको बेचता है और उसको 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। कितना होता है? 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। 60 गुना ज्यादा फायदा आप लोग सिंपली समझ रहे होंगे। 10 रुपए की चीज उसने खरीदी तो उसे कितना फायदा हुआ होगा? उसने उसे 600 रुपए में बेचा। ठीक है, तो जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो बिल्कुल उसकी आंखें खुल के रह गई कि भारत के साथ व्यापार करना हमारा कितना लाभदायक हो सकता है। इसी सीक्वेंस में फिर पुर्तगालियों के साथ भारत का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। भारत का व्यापार पुर्तगालियों के साथ प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर अब देखिए, ये मैंने आपको मैप समझाया, इसमें अच्छे से समझिएगा, कोशिश करिएगा ड्रॉ करने की। साथ में 3 खोजें अवश्य याद करेगा। बार्थोलोमो डियाज जो पुर्तगाल का निवासी था 1487 में, उत्तमाशांत द्वीप, तूफान जिसे तूफानी अंतरिक्ष भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, खोज की। कोलंबस ने 1492 में स्पेन का निवासी था, इसने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की।
वास्को डी गामा 1498, 17 मई 1498 में कहां पहुंचता है? भारत पहुंचता है। पुर्तगाली निवासी है जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम आज की बात करते हैं। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, इनका सीक्वेंस का पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी पहले आती है फिर कौन सी आती है, क्योंकि अभी पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है। पुर्तगालियों के आगमन से हम पढ़ेंगे और आगे तक धीमे धीमे हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जब इतना लंबा रास्ता तय करके ये यूरोप वासी भारत आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि 25 अप्रैल 1859 को 25 अप्रैल 1859 को क्या होता है कि यहाँ पर एक नहर का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है सुएज नहर। क्या बोला जाता है? सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण होता है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। सुएज नहर जिसकी लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है। 1859 में इसकी बनने की शुरुआत होती है और 10 साल बाद यह तैयार हो जाती है। 10 साल बाद यह तैयार हो जाती है। अब आप देखिए, जो ये वास्को डी गामा था वो पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने के बाद भारत पहुंचा था। अब देखिए यहाँ से अब अगर कहा जाए, अगर वास्को डी गामा को इस सुएज नहर के रास्ते जाना हो तो देखिए कितना शॉर्ट रास्ता हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से जाएगा, सुएज नहर क्रॉस करेगा, भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए सीधे कहां पहुंच जाएगा? भारत। तो यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुएज नहर का निर्माण हो जाने से भारत और यूरोप वासियों के बीच कितने किलोमीटर यात्रा में कमी आई थी? ठीक है, कितने किलोमीटर यात्रा में कमी आई थी? तो 7000 किलोमीटर यात्रा में कमी आई थी सिर्फ इस सुएज नहर के निर्माण हो जाने से। ठीक है, सुएज नहर के निर्माण हो जाने से 7000 किलोमीटर यात्रा कमी आई थी। जो राउंड मार्ग जाना था ये शॉर्ट बन गया था। ठीक है, और अगर इस सुएज नहर के अधिकार की बात करें तो इस पे किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए मिस्र नदी भी है। आप जब अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिस्र देश है और यहीं से मिस्र नदी भी निकलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन और इसी सीक्वेंस में कौन सा यूरोपीय कंपनी पहले आई फिर बाद में आई, पूरा सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे उस सीक्वेंस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।